माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय कार्यवाह जी, सांसद बंधुगण, हिंदू दर्शन की सैद्धांतिक ऊंचाई और हिंदू व्यक्ति की व्यावहारिक क्षुद्रता, यह जो एक खाई है, अंतर है, वह क्यों निर्माण हुआ, इसका ठीक निदान करना और कौन सा इलाज करने से यह खाई दूर हो सकती है, वह इलाज सोचना, उसको अमल में लाना, यह अभूतपूर्व कार्य परम पूजनीय डॉक्टर जी ने किया, जो उनके पूर्व किसी ने सोचा भी नहीं था। यह परम पूजनीय डॉक्टर जी का अभूतपूर्व योगदान हिंदू राष्ट्र के लिए रहा है और उन्होंने इलाज के रूप में जिस कार्य पद्धति का विकास किया, वह कार्य पद्धति एक एक व्यक्ति के हृदय में संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अंकित करने में, इस तरह के सुसंस्कारित हिंदुओं को अनुशासनबद्ध संगठन में खड़ा करने में और ऐसे अनुशासनबद्ध संगठन की सीमाएं राष्ट्रव्यापी बनाने में समर्थ है। यह निष्कर्ष भी इतने साल के अनुभव के आधार पर हम लोगों ने निकाला। यह कल बताया, कल यह भी बताया कि इस तरह से एक एक सुसंस्कारित हिंदू का निर्माण करना, यानी स्वयंसेवक का निर्माण करना, यह बहुत कठिन काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल इसी कठिन कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए विविध क्षेत्र में, राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य की रचना और विचारों का विकास करना है, वह काम संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक अपनी अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां काम करे, कार्य की रचना करे, विचारों का विकास करे। माने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की रचना और विचारों का विकास, यह जिम्मेवारी संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवकों की, और ऐसे स्वयंसेवक निर्माण करना और उनका संगठन करना, यह जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इस तरह का यह श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर है और यही अपनी ऑल आउट स्कीम है, संपूर्ण योजना है। यह भी बात संक्षेप में कल कही। अब यह कहा तो सही कि अपने जो इतने साल के अनुभव है उनके आधार पर संघ कार्य सिद्ध करने की दृष्टि से यही कार्य पद्धति एकमात्र कार्य पद्धति है। एष पंथः नान्यत् विद्यते अयनाय। इस तरह की श्रद्धा हमारे मन में इस कार्य पद्धति के बारे में है, ऐसा कल कहा। अब यह तो ठीक है कि अपने अनुभव के आधार पर हमने निष्कर्ष निकालना, यह श्रद्धा मन में निर्माण होना, यह तो ठीक है, लेकिन संगठन बनाने के और भी तो तरह तरह के रास्ते हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, तंत्र टेक्निक हो सकते हैं। और इस दृष्टि से अन्य लोगों के तुलना में हमारा तंत्र कहां तक सफल असफल रहा, इसका भी विचार करना उपयुक्त रहेगा। तो इस दृष्टि से हम यह सोचे कि हमारी एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। हमारे आइडियोलॉजी से समकालीन और कुछ विचारधाराएं है कि नहीं। ठीक 1925 में निर्माण न हुआ हो, लेकिन 5-10 साल इधर उधर जिन विचारधाराओं का देश में निर्माण हुआ, उन्होंने अपने अपने संगठन बनाने की कोशिश की। उनका अपना अपना तंत्र संगठन का रहा होगा। संगठन निर्माण करने में उनको कहां तक यश प्राप्त हुआ, हम लोगों को कहां तक यश प्राप्त हुआ, यह तुलनात्मक विचार उद्बोधक है। वैसे केवल यह कहना कि देश के सामने जो समस्याएं वो बहुत बड़ी है, उनका मुकाबला करने में हमारी शक्ति आज अधूरी मालूम होती है, अपूर्ण मालूम होती है, तो क्या हमारे तंत्र का, कार्य पद्धति का उपयोग है, यह कहना
यह तो एक लड़कपन वाली बात। हमने जो कार्य हाथ में लिया है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, यह कार्य ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और जिन्होंने बड़ा काम करना है उन्होंने बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, बड़ा धीरज रखना पड़ता है, लंबी देर तक काम करना पड़ता है। और फिर बहुत लंबी देर तक हम काम कर रहे हैं, इसके बारे में शिकायत करना भी उनके लिए शोभा नहीं देता। जैसे किसी ने यदि आसमान के सितारों से ही प्यार किया हो तो उसको यह शिकायत करने का अधिकार नहीं है कि हमें वियोग की विरह वेदना बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जब तुमने आसमान के सितारों से प्यार लगाया, उसी समय यह निश्चित हुआ कि यह सारे कष्ट तुमको उठाना पड़ेगा। तो जिन्होंने महान ध्येय रखा है उनको महान कार्य लंबी देर तक धीरज के साथ करना पड़ता है, यह तो बात अलग है। किंतु जो कार्य पद्धति है, वह कार्य पद्धति संगठन खड़ा करने की दृष्टि से अन्य लोगों की तुलना में कहां तक अच्छी या बुरी है, कहां तक ठीक या विपरीत है, इसका तुलनात्मक विचार करना यह उद्बोधक रहेगा। तो संघ समकालीन विचारधाराओं का संगठनात्मक प्रवास, ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी ऑफ कॉन्टेम्पोररी आइडियोलॉजीज, कॉन्टेम्पोररी यानी समकालीन, लगभग उसी कालखंड में निर्माण हुई जो विचारधाराएं हैं, उनका और हमारा संगठनात्मक प्रवास कैसा रहा, इसका थोड़ा विचार हम करें। संघ का निर्माण विजयादशमी 1925 को हुआ। लगभग उसी समय देश में कुछ और विचारधाराओं का निर्माण हुआ क्या, हम देखें तो ऐसा दिखता है कि एक बहुत बड़ी प्रबल विचारधारा संघ के पूर्व लगभग 5 साल, दिसंबर 1920 से इस देश में वह धारा प्रारंभ हुई। नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन से हिंदुस्तान में गांधी युग का निर्माण हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हुआ जिसको गांधी युग कहा जाता है। तो गांधी विचार, मैं गांधीवाद नहीं कह रहा क्योंकि गांधीवाद इस नाम का कोई वाद नहीं, ऐसा गांधी जी का कहना है। तो गांधी विचार यह दिसंबर 1920 से यह प्रारंभ हुआ। संस्था के रूप में अस्तित्व में भले ही न हो, लेकिन विचार के रूप में और भी एक विचारधारा देश में उस समय चर्चा का विषय बन गई थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व, प्रथम महायुद्ध के पूर्व सेकंड इंटरनेशनल इस नाम की एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल यूरोप में थी। उसने आदेश दिया अपने अपने सोशलिस्ट भाइयों को कि दूसरे महायुद्ध के समय हर एक सोशलिस्ट ने अपने देश के साथ गद्दारी करनी चाहिए, अपने सरकार का विरोध करना चाहिए। तो भी सोशलिस्टों ने वह बात मानी नहीं, अपने अपने राष्ट्र का और सरकार का साथ दिया। इसके कारण सेकंड इंटरनेशनल के लीडर लेनिन बहुत बेचैन हो गए, अस्वस्थ हो गए। किंतु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशलिज्म भले ही निर्माण न हुआ हो तुरंत, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय देशों में सोशलिस्ट पार्टियों का निर्माण हुआ। और जो बात यूरोप में निर्माण होती है वह अच्छी है, ऐसा समझने वाले हमारे लोग थे। और खासकर गांधी युग के निर्माण के पश्चात पहला ही जो आंदोलन हुआ असहकारिता का, उस आंदोलन में कुछ असफलता प्राप्त होने के कारण और कुछ नया रास्ता है क्या ढूंढने वाले लोगों ने सोशलिज्म की चर्चा शुरू कर दी थी। संगठन के रूप में, एक ग्रुप के रूप में उनका उदय यद्यपि 1934 में यानी 9 साल के बाद हुआ, तो भी जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ उस समय एक विचारधारा के रूप में चर्चा का विषय इस नाते सोशलिज्म भी यह था। उस समय भी एक जागतिक विचारधारा इस नाते जो कम्युनिज्म चल रहा था, इसका भी निर्माण संघ के पूर्व हुआ है। 17 अक्टूबर 1920 को रूस के ताशकंद नाम के शहर में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कम्युनिस्ट पार्टी 4 साल 11 महीने और 10 दिन इतनी सीनियर है, हम जूनियर है। कम्युनिस्ट पार्टी हमसे 4 साल 11 महीने और 10 दिन इतनी सीनियर है। तो ये लगभग समकालीन विचारधाराएं हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब हम जिस कालखंड का
सिंहावलोकन कर रहे हैं वह 60 साल का कालखंड है, 1925 से 1985 तक। तो ये अच्छा रहेगा कि 1925 में क्या हालत थी चारों विचारधाराओं की, फिर ठीक बीचों बीच मध्य में 1955 और उसके आसपास चारों विचारधाराओं की संगठनात्मक स्थिति क्या थी, और 1985 में चारों विचारधाराओं की संगठनात्मक स्थिति क्या है, यह यदि हम लोगों ने देखा तो फिर समकालीन विचारधाराओं का संगठनात्मक प्रवास, इसका समग्र चित्र हमारे सामने आ सकता है। जिस समय संघ कार्य का निर्माण हुआ उस समय राजनैतिक क्षेत्र में गांधी विचार का प्रभाव बहुत बड़ा था। गांधी विचार यह इसेंशियली हिंदू विचार ही था, किंतु एक प्रमुख बात जो हमारे दृष्टि से हिंदू विचार से मेल न खाने वाली और हिंदू के हित में नहीं थी, वह यानी मुसलमानों का तोषण। अंग्रेजों ने एक जो जाल बिछाया था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी तो हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, आपको स्वराज्य देकर चले जाएंगे, इस चक्कर में आकर मुसलमानों के साथ एकता करने के लिए चाहे जो कीमत मुसलमानों को देने की तैयारी, और उसके हिंदुओं पर कितना भी अन्याय हुआ तो भी चलेगा, और इसलिए हिंदू लोगों में हिंदुत्व की भावना न रहे इस तरह का प्रयास जैसे उधर अंग्रेज कर रहे थे वैसे राजनीतिक नेता भी यहाँ कर रहे थे। और दुर्भाग्य से सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से कट्टर हिंदू होते हुए भी यह जो राजनीतिक वायुमंडल था उसकी शिकार बनने के कारण गांधी जी भी मुस्लिम तोषण नीति के पुरस्कर्ता बन गए। यह प्रमुख भेद संघ का हिंदू विचार, गांधी जी का हिंदू विचार इसमें था। यद्यपि गांधी जी का विचार भी हिंदू संस्कृति में से ही निकला था, किंतु राजनैतिक अधीरता के कारण, उतावली के कारण हिंदू ने हिंदुत्व को भूलना चाहिए, मुसलमानों का तोषण करने के लिए चाहे सो कीमत हिंदुओं ने देनी चाहिए, यह विचारधारा चल रही थी। और इसका प्रभाव इतना था कि यह एक फैशन हो गई थी कि हिंदू अपने को भूल जाए। मैं हिंदू हूं यह कहने के लिए बड़े बड़े लोग तैयार नहीं थे। यहां तक कि एक श्रेष्ठ राजनीतिक नेता ने कहा था कि चाहे तो आप मुझे गधा कहिए लेकिन हिंदू मत कहिए, ऐसा कहा था। जिस समय पुराने मध्य प्रदेश के असेंबली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉक्टर हेडगेवार जी इनको डिफेंड करने का काम उनके एक मित्र डॉक्टर टीजे केदार ने किया, तो उन्होंने डॉक्टर जी का बचाव देते हुए ये कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी कोई पागल आदमी नहीं है जो कहेंगे कि यह हिंदू राष्ट्र है। माने ये डॉक्टर जी का बचाव दे रहे हैं असेंबली में लेकिन बचाव देते समय वो कह रहे हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी कोई पागल आदमी नहीं है जो कहेंगे कि यह हिंदू राष्ट्र है। राजनैतिक हिंदू नेता जो थे वे भी उस समय सीधे हिंदू की बात करने में संकोच करते थे और फिर कहते थे हम हिंदू है लेकिन हिंदू बड़ा विशाल है, हिंदू हिंदू, मुसलमान हिंदू, ईसाई हिंदू, पारसी हिंदू, ऐसी गोलमाल सभी भाषा बोलकर एपोलॉजेटिक जिसको कहते हैं कि जैसे हिंदू होने में हम कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसी भावना, उसी का परिणाम आगे चलकर राजनीतिक हिंदू नेताओं के बारे में यह हुआ कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न जब आ गया तब इन्होंने सुझाव दिया कांग्रेस को कि भाई आप तो राष्ट्रीय है, आप ऊपर रहिए, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक है, हम मुस्लिम लीग के साथ बात करेंगे, आप फिर बीच में आर्बिट्रेटर के नाते आ जाइए। माने अपने को स्वयं सांप्रदायिक घोषित करने वाली नीति भी इन लोगों ने ली। माने हिंदू शब्द के विषय में कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस समय होगा। ऐसे समय अकेले डॉक्टर जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, किंतु हिंदू शब्द का कितना अवमूल्यन हो गया था, डिवैल्यूएशन हो गया था, और मैं हिंदू नहीं यह कहने में लोग अभिमान का अनुभव कर रहे थे। यह उस समय का एक दृश्य था। जहां तक सोशलिस्टों का सवाल है, वह एक नियमित संगठन के रूप में नहीं था तो भी विचारधारा मात्र थी। कम्युनिस्टों के बारे में बाद में विचार करेंगे। तो 1925 में यह परिस्थिति थी कि सोशलिस्ट केवल विचार के रूप में अव्यक्त स्वरूप में थे। गांधी विचार यह सर्वव्यापी चारों ओर छाया हुआ ऐसा था, वही प्रबल था। संघ का हिंदू विचार
अप्रिय था लोगों में, और मैं हिंदू हूं यह कहने में लोगों को ग्लानि का अनुभव हो रहा था। यहां से हमारा प्रारंभ हुआ। 1955 में गांधी विचार की क्या अवस्था थी यह देखिए। गांधी जी के जो विचार थे दो शाखाओं में प्रवाहित हुए थे, एक राजनैतिक, एक गैर राजनैतिक। राजनैतिक विचार का उनका माध्यम साधन इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। गैर राजनीतिक कार्य जो उनका था और विचार जो उनके थे, उनके माध्यम तरह तरह के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, रचनात्मक कार्य थे। गांधी विचार की एक शाखा यानी राजनीतिक जो है, तो जिस समय 29 जनवरी 1948 को अपने मृत्यु के एक दिन पूर्व गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मिशन था, लाइफ मिशन था, वह अब समाप्त हो गया। देश को स्वतंत्र करना यही कांग्रेस का लाइफ मिशन था, वो स्वातंत्र्य आ गया, अब कांग्रेस का लाइफ मिशन समाप्त हुआ। अब कांग्रेस ने ज्यादा जिंदा नहीं रहने चाहिए, अपना दुकान वाइंड अप करना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व करना चाहिए, अब कांग्रेस का लाइफ पर्पस खत्म हुआ है। ऐसा जिस समय गांधी जी ने लिखा, उसी समय जो गांधी विचार का राजनैतिक प्रवाह था वह समाप्त हुआ, यह बात स्पष्ट है। वह समाप्त होना चाहिए ऐसा भी उन्होंने लिखा और वह समाप्त हुआ, यह बात स्पष्ट है। किंतु राजनैतिक विचार के प्रतिनिधि और गैर राजनैतिक राष्ट्र निर्माण कार्य करने वाले लोग, दोनों में कुछ अंतर है ऐसा उस समय नहीं लगता। इसलिए रचनात्मक कार्य करने वाले लोग गांधी जी के पश्चात उनके उत्तराधिकारी इस नाते आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में एकत्रित हुए। सर्वोदय सर्व सेवा संघ आदि नाम लेकर उन्होंने कुछ संगठन खड़ा करने का प्रयास किया और इस तरह से एक रिस्पेक्टेबिलिटी, एक आदरणीयता, सम्माननीयता इस सर्वोदय सर्व सेवा संघ, इस संगठन को प्राप्त होने लगे। क्योंकि गांधी जी का सही उत्तराधिकारी कोई होगा तो यह विचार ही है। राजनैतिक विचार तो गांधी जी ने ही समाप्त किया, कहा कि यह समाप्त हो गया। अब यह जो राष्ट्र निर्माण कार्य का विचार है, उसका सही प्रतिनिधित्व उत्तराधिकारी कोई होगा तो आचार्य विनोबा जी भावे के नेतृत्व में काम करने वाला यह संगठन है, ऐसी उनको मान्यता उस समय प्राप्त हुई। और जहां तक सोशलिस्टों का सवाल है, मैंने आपको यह कहा कि 1925 में वो केवल अव्यक्त विचार के स्वरूप में थे। 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत सोशलिस्ट ग्रुप निर्माण हुआ। 1948 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अलग सोशलिस्ट पार्टी स्थापन की। और जहां तक प्रसिद्धि प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सम्मान प्राप्त नेताओं का सवाल है, कांग्रेस में जितने सम्मान प्राप्त नेता थे, नंबर 2 की संस्था कोई होगी जहां इतने सम्माननीय नेता थे, वह यानी सोशलिस्ट पार्टी थी। इसके कारण प्रत्यक्ष संगठन की शक्ति उनकी कुछ कम होते हुए भी नेक्स्ट टू कांग्रेस यदि किसी को माना जाता था, वह सोशलिस्टों को माना जाता था। लेकिन 1955 के आसपास उनकी हालत यह थी कि चुनाव में उन्होंने सबको बताया था कि नेक्स्ट टू कांग्रेस हम आने वाले हैं। बहुत बड़ी आकांक्षाएं लोगों के सामने रखी। बाद में चुनाव में बुरी तरह से हार गए, इसके कारण कुछ निराश हो गए। जो बहुत आशा लगाकर चलते हैं वो निराश भी जल्दी हो जाते हैं। किंतु अकस्मात एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण सब सोशलिस्टों ने यह कहना शुरू किया, हम चुनाव में हार गए, विचारों की विजय हो गई। क्या घटना हुई? तो 1955 के आसपास से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि अब कांग्रेस का ध्येय सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी रहेगा। पहले तो गांधी जी का राम राज्य चलता था ना, अब तो गांधी जी का मामला समाप्त हो गया राजनीतिक दृष्टि से। तो कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी लेने के पश्चात सोशलिस्टों ने यह कहना शुरू किया कि हम चुनाव में हार गए लेकिन विचारों की हमारे विजय हुई है। अब तो रूलिंग पार्टी ने, शासकीय दल ने हमारा विचार स्वीकार किया है, इससे और क्या हमारी जीत हो सकती है। इस तरह के चुनाव की हार और विचारों की विजय, इस मनस्थिति में 1955 में सोशलिस्ट ग्रुप और सोशलिस्ट लोग थे, ऐसा हम देखते हैं।
अब इन दो ग्रुप्स का यदि विचार किया जाए, 1985 में उनकी हालत क्या है। मैं कम्युनिस्टों का विचार जानबूझकर अलग से कर रहा हूं। समकालीन विचारों में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, गांधी विचार और परम पूजनीय डॉक्टर जी का विचार, चार विचार है। कम्युनिस्टों का विचार हम बाद में करेंगे। गांधी विचार और समाजवादी विचार, इनकी हालत क्या है आज हम देखें। 1955 के समय एक चर्चा गांधी विचार के उत्तराधिकारियों में शुरू हुई थी। चर्चा का विषय यही था कि संगठन करना या नहीं करना। आपको आश्चर्य होगा, बड़े लोगों के विचार भी बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं, किंतु विनोबा जी ने यह विचार रखा कि जो आदर्श है, ध्येय है, यह निष्कलंक है। संगठन खड़ा करने के कारण, यदि हम संगठन खड़ा नहीं करते तो ध्येय को क्रियान्वित नहीं कर सकते, विचार को क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो विचार को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता है, यह तो सही है। लेकिन संगठन खड़ा करेंगे तो वो जनता का संगठन होगा, लोगों का संगठन होगा। और जब संगठन काम करता है तो व्यक्तियों में जो दोष होते हैं वह ध्येय पर प्रतिबिंबित होते हैं, विचारों पर प्रतिबिंबित होते हैं। संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के दोषों से मानो ध्येय ही पीड़ित है, विचार ही पीड़ित है, ऐसा लगने लगता है। तो संगठन न रहते हुए विचार जैसा निष्कलंक लगता है, वैसा वो निष्कलंक बाद में नहीं लगता और उसको भी डिस्क्रेडिट, दुष्श्रेयस उसको प्राप्त होता है। इसलिए संगठन ही खड़ा न किया जाए। यह एक नया विचार रखने के कारण कई साल तक यही झगड़झोरन चली कि संगठन रहे न रहे। साथ ही साथ जैसे आचार्य दादा धर्माधिकारी जी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हम लोगों की हुई, हमने सरकारी पैसा अपने रचनात्मक कार्यों के लिए लिया। सरकार ने हमें उपकृत करने के लिए पैसा दिया, हमने लिया। और उनका यह कहना था कि जैसे ही सरकारी पैसा लेना हमने शुरू किया, हमारे कार्यकर्ताओं की मिशनरी झील समाप्त हुई, मर्सिनरी स्पिरिट आ गया। केवल किराए के टट्टू के रूप में लोग काम करने लगे। गांधी जी के समय जैसे त्यागपूर्वक काम करते थे वह बात चली गई, किराए के टट्टू के रूप में लोग काम करने लगे। तो एक तरफ सरकारी पैसे के कारण मिशनरी झील समाप्त हुई, किराए से काम करने वाले लोग, यह स्वरूप उनको प्राप्त हुआ। और दूसरे तरफ संगठन रहे न रहे यह चर्चा जो चली बड़े बुद्धिमान लोगों में, बाद में कुछ थोड़ा बहुत लूज ऑर्गेनाइजेशन अवश्य रहा। लेकिन आज की यह परिस्थिति है कि उस नाम का संगठन आज प्रभावशाली नहीं, उसका अस्तित्व भी आज 1985 में उसका अस्तित्व भी आपको प्रतीत नहीं होगा। यहां तक कि मैं यह कह सकता हूं कि आज उनके प्रमुख कौन है, इस आप में से किसी को भी पूछा कोई बता नहीं सकता कि उनका अध्यक्ष कौन है। और सही बात है कि मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि जैसे भगवान अदृश्य है वैसे उनका संगठन भी अदृश्य है। कहीं संगठन अलग अलग लोग फैले हुए काम करते होंगे, लेकिन संगठन के रूप में आज उनका अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब ये कि संघ का निर्माण हुआ उस समय जो गांधी विचार सर्वव्यापी था, सभी के ऊपर छा गया था। 1948 29 जनवरी को उसकी राजनैतिक विचारधारा समाप्त हुई और गैर राजनैतिक राष्ट्रनीति की विचारधारा संगठन के दृष्टि से देखा जाए तो आज अस्तित्व में नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। कुछ थोड़े कार्यकर्ता चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन नियमित संगठन के रूप में आज उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। सोशलिस्टों के बारे में हमने कहा कि 1955 में वो कहते थे कि हम चुनाव में हार गए लेकिन विचारों की विजय हुई, बड़े खुश थे। लेकिन थोड़े ही दिन में उनकी खुशी समाप्त हुई। उनको पता चला कि कांग्रेस ने जो सोशलिज्म का नारा लिया है वो ईमानदारी से लिया नहीं, केवल इनकी हवा निकालने के लिए लिया है। सोशलिज्म उनको भी लाना नहीं है, उनको तो केवल पावर चाहिए, हुकूमत चाहिए, इनकी हवा निकालने के लिए लाया। इसके कारण कई सोशलिस्ट कांग्रेस में शामिल हो गए, बाद में उनका भी भ्रम निराश हुआ, सोशलिज्म तो आया नहीं, सोशलिस्ट पार्टी में दरार पैदा हुई। और होते होते 1977 में यह परिस्थिति आई कि सोशलिस्ट पार्टी ही खत्म हो गई। माने जो सोशलिस्ट पार्टी कहती थी कि हमारी इंटरनेशनल है, हमारी अंतरराष्ट्रीय, आज भी सोशलिस्ट इंटरनेशनल है, लेकिन उसकी राष्ट्रीय शाखा हिंदुस्तान में कोई नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। 77 में जो खत्म हुई, फिर से अभी
उसका निर्माण नहीं हुआ। और मुझे स्मरण है कि पिछले साल 17 अप्रैल को मैं 2 सर्वश्रेष्ठ सोशलिस्ट नेताओं के साथ बंबई के एयरपोर्ट पर था। सर्वश्रेष्ठ नेता इसलिए कि सोशलिस्ट पार्टी 2 धड़ों में पहले विभाजित थी, आपको पता है, एसएसपी पीएसपी। एसएसपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे एसएम जोशी, पीएसपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे नाना साहब गोरे। दोनों उस समय हमारे ही हवाई जहाज में थे और हमारा हवाई जहाज फेल होने के कारण 7 घंटा तक हमको जबरदस्ती से एक दूसरे के सहवास में रहना पड़ा। तो बातें चली तो मैंने पहला तो एक प्रश्न थोड़ा सा ये पूछा, हमने कहा कि एसएम को अन्ना बोलते हैं, मैंने कहा अन्ना थोड़ा हम जानना चाहते हैं ये जो गांधीवादी समाजवाद शब्द है ये कब निकला और किसने निकाला। हमने कहा हम ना मैं आपको संघ वाला बना सकता हूँ ना आप मुझे समाजवादी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बैठकों में हमारे स्वयंसेवक प्रश्न पूछते हैं, आप अधिकारी पुरुष हैं, आप बताइए कि गांधीयन सोशलिज्म शब्द किसने निकाला और कब निकला। एकदम वो उछलकर बोलने लगे, बूढ़े आदमी हैं जल्दी गर्म हो जाते, बोले नॉनसेंस, व्हाट इज दिस गांधीयन सोशलिज्म, गांधी वाज नेवर ए सोशलिस्ट। मैं चुपचाप रहा। बाद में नाना साहब की तरफ देखकर मैंने बोला, हमने कहा भी मैं विवाद में नहीं जाना चाहता, आप इतने सीनियर है कि मैं आपके साथ क्या चर्चा कर सकता हूं, लेकिन ये कब शब्द निर्माण हुआ ये तो बताइए। तो नाना साहब ने कहा कि अन्ना हम इनको पॉजिटिवली तो नहीं कह सकते कि गांधीयन सोशलिज्म शब्द का निर्माण कब हुआ, निगेटिवली कह सकते। तो अन्ना ने पूछा भाई क्या बोल सकते, बोले इतना तो कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 तक किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि गांधीयन सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि तब तक गांधी जी जीवित थे। मैंने कहा ठीक है। बाद में हमने उनको सुझाव दिया, हमने कहा कि नाना साहब आप दोनों अखिल भारतीय नेता हैं और आप साहित्यिक भी हैं, तो आपके ही हित में मेरा एक सुझाव है कि आप एक, चूंकि 34 में स्थापना हुई, 84 में 50 साल पूरे हुए, तो 50 साल में कुछ जुबिली वगैरह होती है ना, तो हमने कहा कि आप एक किताब लिखिए, पहले मराठी में लिखिए, बाद में हम लोग हिंदी और इंग्लिश में कर लेंगे, हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, आप किताब लिखिए। वो एकदम उनका चेहरा ऐसा हो गया, उन्होंने कहा आप क्या बता रहे हैं, 50 साल पूरे नहीं हुए, आज हमारी ऐसी बात हालत हो गई है कि पार्टी ही अस्तित्व में नहीं, हम इतिहास क्या लिखेंगे। बाद में हमने उनको थोड़ा सांत्वना दी, हमने कहा नहीं पार्टी अस्तित्व में न हो, सोशलिस्ट मूवमेंट का दीजिए, उसमें सारे सोशलिस्ट आते हैं, जो गांधीयन सोशलिस्ट है वो भी आते हैं, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट भी आते हैं। बोले हाँ मैं सोचूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जिस सोशलिज्म का इतिहास लिखना है उसका संगठन ही खत्म हो चुका है। यह हालत 1984 में उस पार्टी की थी। जिस सोशलिस्ट पार्टी का नाम लेकर अलग अलग देशों में काम चलता है और इंटरनेशनल उनकी है, अंतरराष्ट्रीय संस्था उनकी है, एक समय 1950 में कांग्रेस के नेता जितने ख्यातनाम और सम्माननीय थे, नेक्स्ट टू देम उसके बाद सोशलिस्ट नेताओं का इनाम आता था, और इतनी विपुल प्रसिद्धि अखबारों में उनको मिलती थी कि केवल प्रसिद्धि के दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी ग्रुप के लोगों को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली पिछले 50 साल में जितनी सोशलिस्ट नेताओं को मिली। लेकिन सारी प्रसिद्धि, समाचार पत्र उनके पीछे, यह सारा होते हुए आज सोशलिस्ट पार्टी का संगठन खत्म हो चुका है। प्रसिद्धि बहुत है, आज भी है, प्रसिद्धि बहुत है, संगठन शून्य है, ऐसा आज उनका हाल हम लोग देखते हैं। तीसरी जो विचारधारा थी कम्युनिस्ट, वो संगठन शास्त्र में कुछ निष्णात थे, आज भी है। गांधी विचार के जो प्रतिनिधि थे वो संगठन शास्त्र के विषय में चर्चा करने लगे। सोशलिस्ट विचार के लोग थे वो व्यक्तिगत प्रसिद्धि के पीछे लगे। संगठन के दृष्टि से आज उनका हाल क्या है मैंने बताया। कम्युनिस्ट संगठन शास्त्र वहां से लेकर आए थे, इन्होंने स्वयं विकसित नहीं किया। परम पूज्य डॉक्टर जी ने जो संगठन शास्त्र विकसित किया, स्वयं प्रतिभत्व के आधार पर विकसित किया, अपने बुद्धि से विकसित किया है। हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों ने संगठन शास्त्र अपने बुद्धि से विकसित नहीं किया, वहां से उधार लाया, मॉस्को से उधार लाया। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का जब निर्माण हुआ उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सारे दुनिया में चल रहा था। विशेष रूप से रशियन राज्य क्रांति सफल होने के कारण एक राज्य क्रांति सफल हो गई
इसके कारण सारे दुनिया में उनका एक रौब था। हिंदुस्तान में भी एक आकर्षण रशियन राज्य क्रांति की सफलता के बारे में था। कम्युनिज्म के बारे में बहुत आकर्षण था, यह बात नहीं है, कम्युनिज्म की थ्योरी को कोई सोचता नहीं था, लेकिन हम स्वातंत्र्य चाहते थे। गांधी जी के अहिंसात्मक मार्ग से कितने दिन तक लड़ेंगे, यह विचार लोगों के मन में था। जिनको गांधी जी की अहिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन राज्य क्रांति वगैरह कुछ सनसनीखेज बातें जो चाहते थे, उनको सफल रशियन राज्य क्रांति की खबर आने के पश्चात वहां आकर्षण निर्माण हुआ, और इसके कारण कम्युनिस्टों के तरफ जिनका आकर्षण है, ऐसे जवान लोग हिंदुस्तान में जगह जगह निर्माण हुए। और जैसे मैंने कहा कि 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके पश्चात वहां से लोग आए, यहां भी कुछ कम्युनिस्ट निर्माण हुए और जगह जगह कम्युनिस्टों का काम बढ़ा। संघ की जब स्थापना हुई उस समय कम्युनिस्टों की स्थिति क्या थी, संघ की स्थिति क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के क्या थे, इसका जरा हम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पहला अखिल भारतीय अधिवेशन कानपुर में हुआ। उनका रिकॉर्ड यह बताता है कि यह जो पहला अखिल भारतीय अधिवेशन कानपुर में हुआ था, उस अधिवेशन के लिए 6-7 राज्यों से, उस समय प्रोविंसेस कहते थे, 6-7 प्रोविंसेस से 500 डेलीगेट्स उपस्थित थे। माने 6-7 राज्यों में काम था, उनके 500 डेलीगेट्स कानपुर में उपस्थित थे। कब? दिसंबर 1925। संघ की स्थापना के पश्चात 2.5 महीने के अंदर अंदर यह हाल था। संघ की स्थिति क्या थी? संघ का निर्माण हुआ, यह देश के लोगों को पता ही नहीं था। महाराष्ट्र के लोगों को पता नहीं था, विदर्भ के लोग कोई जानते नहीं थे, यहां तक कि नागपुर वाले भी नहीं जानते। जहां संघ की शाखा खुली होगी वहां के अगल बगल के मोहल्ले वाले लोग जानते थे, गलियों के लोग जानते थे। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के वटवृक्ष का बीजारोपण यहां हुआ है, इसकी खबर नागपुर के लोगों को भी नहीं थी। माने जिस समय कम्युनिस्ट का और कम्युनिज्म का नाम सारे दुनिया में फैल गया था, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा उनको थी, विश्वव्यापी प्रतिष्ठा थी, उस समय संघ का नाम नागपुर वाले भी नहीं जानते थे, फिर देश के लोग क्या जानेंगे, यह हालत थी। और जहां 500 डेलीगेट 6-7 राज्यों से कानपुर में आए थे, उस समय संघ की संख्या क्या होगी? अब आप ही तो काम करते हैं, एक एक आदमी को लाने में कितना कष्ट होता है आपको पता है। 2-2.5 महीने में कितनी संख्या हुई होगी? अब ये प्रारंभिक संख्या क्या थी, कितने लोगों को लेकर डॉक्टर जी ने काम शुरू किया, मुझे तो पता नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 5 लोगों को लेकर शुरुआत की क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कुछ लोग कहते हैं 12 लोगों को लेकर शुरुआत की क्योंकि विवेकानंद जी ने 12 लोगों का बात कही थी। कितने लोगों को लेकर ये बड़ा कठिन काम है। मैंने एक बार कोशिश की थी कि वे कितने लोगों को लेकर डॉक्टर जी ने काम शुरू किया, तो मुझे ऐसा दिखा कि डॉक्टर जी ने जिन 5 लोगों को लेकर संघ कार्य का प्रारंभ किया, उन 5 लोगों में मैं भी था, ऐसे कहने वाले कम से कम 5000 लोग मुझे नागपुर में मिले कि उन 5 लोगों में मैं भी था। तो इसके कारण उस समय संघ की हालत क्या होगी ये ठीक कहना तो संभव नहीं, लेकिन आप और हम संघ की शाखा चला रहे, हम जानते हैं कि एक एक को लाना और स्थिर करना, हजम करना कितना कठिन काम है। कितनी संख्या होगी? 50 होगी, 60 होगी, 100 होगी, और क्या हो सकती है। तो संघ उस समय नागपुर के गलियों में सीमित था, 100-125 से ज्यादा संख्या नहीं थी। जब 6-7 राज्यों से 500 डेलीगेट्स अखिल भारतीय अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में कानपुर में कम्युनिस्टों के एकत्रित हुए थे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यह तुलना ध्यान में रखना आवश्यक है। यह 1925 की बात थी। 30 साल के बाद 1955 में दोनों की तुलना यदि करते हैं तो क्या दिखता है? दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ था। दूसरे महायुद्ध में अमेरिका ने साथ देने के कारण, कैपिटलिस्ट अमेरिका की सहायता से कम्युनिस्ट रूस और डेमोक्रेटिक ब्रिटेन की विजय हुई थी, और वहां जो झड़पा-झड़पी हो गई उसमें रूस ने पूर्व यूरोप के कई देशों को अपनी छत्र छाया में लाया, वहां अपना साम्राज्य स्थापन किया। थोड़े ही दिन के बाद चीन में भी कम्युनिस्टों का शासन आया, और 1955 में यह हालत थी
कि 1/3 दुनिया कम्युनिस्टों के लाल झंडे के नीचे थी। कम्युनिस्टों का विजय अश्व आगे दौड़ रहा था। अब कम्युनिस्टों का लाल झंडा आगे और आगे ही जाने वाला है और थोड़े ही दिन के अंदर सारे दुनिया में लाल झंडा हो जाएगा। एक केंद्रित कम्युनिस्ट जगत अब हमारे दृष्टिपथ में आ रहा है, ऐसा कम्युनिस्ट बोल रहे थे। केवल सोच नहीं रहे थे, बोल रहे थे। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध में रूस की विजय होने के पश्चात यूरोप में इतना साम्राज्य उनका फैल गया और चीन जैसा सबसे नंबर 1 की जनसंख्या रखने वाला विशाल देश वह भी लाल झंडे के नीचे आया। इसके कारण लाल झंडे का विजयी अश्व अब संपूर्ण पृथ्वी को पादाक्रांत करेगा। सारे दुनिया में एक कम्युनिस्ट शासित जगत स्थापन होगा जिसका केंद्र मॉस्को रहेगा, ऐसा प्रकट रूप से कहना कम्युनिस्टों ने शुरू किया। हमारे देश में क्या हालत थी? चुनाव हो चुके थे और नंबर 1 अपोजिशन पार्टी के नाते कम्युनिस्ट पार्टी थी। AK गोपालन उसके नेता थे और देश में यदि कोई अल्टरनेटिव है, विकल्प हो सकता है तो कम्युनिस्ट ही हो सकते, यह धारणा सबकी थी। माने हिंदुस्तान में भी ताकत बढ़ गई, दुनिया में 1/3 जगत पर लाल झंडा लग गया। अब विश्व विजय करने में थोड़े ही दिन बाकी है, ऐसा सोचा जाने लगा। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या हालत थी? हम जानते हैं कि 1948 में संघ पर पाबंदी सरकार ने लगाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती हुई ताकत देखते हुए ये कहीं हमारे लिए प्रतिस्पर्धी इस नाते खड़े न हो, यह सोचकर कुछ न कुछ बहाना निकालकर संघ पर पाबंदी लगाई गई। संघ को सत्याग्रह छेड़ना पड़ा। हजारों लोग संघ के जेल में गए, हजारों परिवार संघ वालों के बर्बाद हो गए। शाखाओं का जो ढांचा था वह स्वाभाविक रूप से चलता नहीं था। और इस परिस्थिति में जब संघ पर से पाबंदी जुलाई 1949 में हट गई, उस समय ऐसा दिखाई दिया कि जो पाबंदी थी, जो सत्याग्रह करना पड़ा, कई परिवार बर्बाद हो गए। यह जो सारी क्षति हुई उसके कारण काफी नुकसान हुआ है। और अभी जो अपना काम था, आदमी बीमार होने के पश्चात उसको पूर्ववत होने में जैसे रिकवर होने में टाइम लगता है, हमारा भी काम रिकवर होने में टाइम लगेगा, ऐसा दिखता था। तो जो हमारे शक्ति का क्षय उस समय संघर्ष में हुआ था, उस शक्ति के क्षय की पूर्ति करने में और जैसी शाखाएं पहले थी फिर से वैसी शाखाएं खड़ी करने में, माने रिकवर होने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। क्योंकि बहुत बड़ा एक शॉक, बहुत बड़ा धक्का हजम करते हुए हम फिर से खड़े हुए थे विजयी होकर, किंतु एक बड़ा धक्का था, उसके कारण क्षति हुई थी, परिवारों की क्षति हुई थी, संगठन की क्षति हुई थी। इतने दिन तक शाखाएं बंद थी और इसके कारण पूर्ववत काम कैसे लाया जा सकता है, यह रिकवर होने के प्रक्रिया में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। जिस समय कम्युनिस्टों का विजयी अश्व दुनिया पादाक्रांत करेगा ऐसा सोचा गया और हिंदुस्तान में नंबर 1 का अपोजिशन ग्रुप, माने विकल्प के रूप में कोई हो सकता है तो कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है, यह दृश्य हिंदुस्तान में उपस्थित था। उस समय हम अपने मकान को जो कहीं डैमेज हुआ था वो दुरुस्त करने की प्रक्रिया में लगे थे। यह 1955 में उनकी और हमारी हालत थी। आज 1985 में क्या है जरा हम देखें। यह जो सोचा गया था कि कम्युनिस्टों का विजयी अश्व दुनिया को पादाक्रांत करेगा, अब वह स्वप्न कम्युनिस्ट भी भूलते जा रहे हैं। जहां जहां कम्युनिस्टों का शासन आया वहां वहां भी कम्युनिस्टों के सिद्धांतों पर वो अमल नहीं कर सके। एक छत्र कम्युनिस्ट साम्राज्य था, वह टूट गया। एक एक सिद्धांत से कम्युनिस्ट पीछे हटने लगे। सभी सिद्धांतों का विवरण करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कम्युनिज्म के जो बेसिक सिद्धांत है उनसे वे पीछे हटने लगे। हर एक देश में राष्ट्रीयत्व का विकास हुआ, राष्ट्रीयत्व ने कम्युनिज्म पर मात की और इसके कारण अपने राष्ट्रीय हित के लिए एक कम्युनिस्ट देश दूसरे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा। रूस और चाइना का झगड़ा है, चाइना और वियतनाम का झगड़ा है, वियतनाम और कंपुचिया का झगड़ा है। ये सारे कम्युनिस्ट देश जो अंतरराष्ट्रीय एकता की बात करते थे एक दूसरे की टांग खींच रहे, यह दृश्य दिखने लगा। उधर रूस और युगोस्लाविया में झगड़ा है, रूस और अल्बानिया में झगड़ा है, अल्बानिया और युगोस्लाविया में झगड़ा है। तो अपने अपने राष्ट्रीय हित के लिए सभी कम्युनिस्ट देश एक दूसरे के खिलाफ
लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा। कम्युनिस्ट जगत की कल्पना टूट गई। इतना ही नहीं, तो कम्युनिज्म ने जो सिद्धांत बताए थे वे सिद्धांत हम अमल में नहीं ला सकते, यह स्पष्ट स्वीकृति अलग अलग देशों के कम्युनिस्टों ने देना शुरू किया। और इतना ही नहीं, तो क्या रूस में और क्या चाइना में और क्या युगोस्लाविया में जो मार्क्स ने सिद्धांत दिए थे उनसे तलाक लेते हुए अलग ढंग से रचना करने का प्रारंभ शासकों ने कर दिया। जो महान बड़ी वैचारिक पराजय कम्युनिज्म की उनके ही देशों में थी। जैसे थोड़ा सा विवरण मैंने कल चाइना का किया, अन्य देशों में भी कम अधिक मात्रा में यह हो रहा कि कम्युनिस्ट शासित देशों में कम्युनिज्म के वैचारिक पराजय यह होने लगी। और इसके कारण आज वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए, जागतिक स्तर पर यदि देखा जाए, तो कम्युनिज्म टूट रहा है। यह स्पष्ट दृश्य आज टूट रहा है। एक कम्युनिस्ट देश दूसरे कम्युनिस्ट देश की टांग खींच रहा है। और हिंदुस्तान का यदि विचार किया, सारे दुनिया को एक छत्र में लाने की जिनकी प्रतिज्ञा थी, हिंदुस्तान में आज उनकी हालत क्या है? 1955 में एकमात्र विकल्प कम्युनिस्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास कम्युनिस्टों में था, लोग भी मानते थे। आज उनके अंदर कई धड़े निर्माण हुए। केवल सीपीआई सीपीएम नहीं है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां स्थानीय स्तर पर निर्माण हुई है। नक्सलवादी ग्रुप्स निर्माण हुए हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यदि सही है तो 26 ग्रुप्स तो नक्सलाइट कम्युनिस्टों के, कुल मिलाकर 31 गुटों में आज हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट बटे हुए। और वो हम लोगों को जितनी गालियां देते उससे ज्यादा गाली गलौज आपस में करते हैं। यह दृश्य हम लोग देख रहे हैं। वो हमारी टांग खींचने की जितनी कोशिश करते हैं उससे ज्यादा अपने ही कम्युनिस्टों की टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। तो सारे दुनिया को एक छत्र कम्युनिस्ट बनाने का स्वप्न देखने वाले अकेले हिंदुस्तान में 31 गुटों में बटे हुए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यह दृश्य हम देख रहे हैं। और इसके कारण अभी विकल्प के रूप में वो भी क्लेम नहीं कर सकते, आज उनको कोई क्लेम नहीं कर सकता। और इसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिस्थिति क्या है? तो जैसे हमारे माननीय महामंत्री जी ने पिछले प्रतिवेदन में कहा, हमारी शाखाएं बढ़ती जा रही है, स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ती जा रही है, संघ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, तो संघ के ऑल आउट स्कीम के अंतर्गत संघ ने बताई हुई परहेज रखने वाले स्वयंसेवकों का, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवकों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। कम्युनिस्टों का अड्डा जो हमारा मजदूर क्षेत्र समझा जाता था, कम्युनिस्टों का शक्ति केंद्र माना जाता था, आज उस शक्ति केंद्र के विषय में भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि सीपीआई और सीपीएम दोनों की मिलकर, और जो शक्ति है, जितनी संख्या है उससे अधिक संख्या अकेले भारतीय मजदूर संघ की है। यह घोषणा भारत सरकार ने की है, हम नहीं कह रहे। वो उनका अड्डा था, शक्ति केंद्र, मजदूर यानी लाल झंडा ऐसा माना गया था। आज दोनों मिलकर जो शक्ति है उससे अधिक शक्ति हमारे मजदूर क्षेत्र में है। मैं कॉलेज में था उस समय स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया छोड़कर और कोई नाम नहीं चलता था। आज हमारे विद्यार्थी परिषद ने स्टूडेंट्स फेडरेशन को पछाड़ दिया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो मास ऑर्गेनाइजेशन, जन संगठन काम कर रहे वो आगे बढ़ रहे, और सभी लोगों ने यह स्वीकार किया है कि कुल मिलाकर जो संघ परिवार है, यह संघ परिवार यानी हिंदुस्तान में आज बिगेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठित ग्रुप यदि कोई होगा तो यह संघ परिवार है। यह स्वीकृति क्या सोशलिस्ट, क्या कांग्रेसी, क्या कम्युनिस्ट सब लोग दे रहे हैं। और साथ ही साथ यह हमारा संगठन का प्रभाव बढ़ने के कारण अब तक जो हिंदू और हिंदू विरोधी विचार करते थे उनको भी नए सिरे से विचार करना बाध्य हो गया है। यहां तक कि जो लोग कहते थे कि मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो, आज वो कहने लगे नहीं हम भी हिंदू ही है। यह जो हिंदू वेव आई है, लोग कहते हैं हिंदू बैकलैश है, हिंदू वेव है, यह हिंदू वेव आसमान से नहीं टपकी। सब लोग जब गाली दे रहे थे तब हम दक्षारंभ कर रहे थे। यह जो 60 साल तक दक्षारंभ किया है, इसका परिणाम है कि हिंदुस्तान में हिंदू वेव और हिंदू बैकलैश यह आ रहा है।
और कितनी मात्रा में आया आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो अपने को अंतर्राष्ट्रीयवादी कह रहे थे, ऐसे कम्युनिस्ट भी अब हिंदू के विषय में नए सिरे से विचार करने लगे। हमारा तत्व ज्ञान कुछ नहीं है, हमारी संस्कृति कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले जो कम्युनिस्ट थे, उनके नेता कॉमरेड डांगे ने ऐसा थीसिस लिखा है। उन्होंने कहा कम्युनिज्म में जितने सिद्धांत अच्छे थे उनमें से केवल 2 सिद्धांत छोड़कर बाकी सभी सिद्धांतों को वेदांत ने एंटीसिपेट किया है, ऐसा उन्होंने थीसिस लिखा। केवल 2 सिद्धांत, सरप्लस थियरी लेबर की और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और उन्होंने कहा कि ये दोनों सिद्धांत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ये दोनों सिद्धांत निर्माण होने का कारण ही नहीं था। लेकिन ये 2 सिद्धांत छोड़कर डायलेक्टिसिज्म आदि जितने ही सिद्धांत कम्युनिज्म के हैं, ये सारे वेदांत ने एंटीसिपेट किया। ऐसा जब कॉमरेड डांगे ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी में हलचल हो गई कि आप हिंदुओं को इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे। 2 दिन तक उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा आपका थीसिस विड्रॉ कीजिए, इसके कारण हिंदुत्ववादी लोगों का बल बढ़ता जा रहा है। कॉमरेड डांगे ने, उस समय वो चेयरमैन थे, चेयरमैन ने कहा कि मैं चेयरमैन हूं, मैं कम्युनिज्म तुमसे अच्छा जानता हूं, मैंने जो कहा वह सही है। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रिजोल्यूशन पास किया कि हम हमारे चेयरमैन के इस थीसिस से अपने को डिसोसिएट करते हैं। लेकिन चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी उस समय के यह प्रतिपादन करे कि ऑल द बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म एक्सेप्ट टू वेर एंटीसिपेटेड बाय मार्क्सिज्म, यह कितनी बड़ी वैचारिक विजय हिंदुओं की हम समझ सकते हैं। किंतु यह सोचने के लिए बाध्य हो गए डांगे साहब, इसका कारण केवल प्रामाणिक विचार शक्ति नहीं थी, इसका कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुत्व के पीछे जो ताकत खड़ी की, इसके कारण सभी लोगों को पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यह उसका कारण था। अभी अभी की एक घटना है, पिछले नवंबर महीने में आप जानते हैं कि केरल यह कम्युनिस्टों का बड़ा शक्ति केंद्र है। वहां के भूतपूर्व कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर सी अच्युत मेनन, ये भी अच्छे विचारक हैं, उन्होंने पिछले नवंबर में करियर इस नाम के मलयालम मासिक पत्रिका में एक लेख लिखा है। लेख का विषय है हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता। उसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण होने के पश्चात हिंदुस्तान के राष्ट्रीयता के बारे में हम लोगों ने ऐसा थीसिस रखा है कि हिंदुस्तान यह एक राष्ट्र नहीं है, एक राष्ट्र कभी नहीं था, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्य थे, यहाँ राजनैतिक शासकीय एकता नहीं थी, तो यह बहुराष्ट्रीय राज्य है, ऐसा थीसिस हमने रखा। मल्टीनेशनल स्टेट है, ऐसा थीसिस हमने रखा था। लेकिन अब जब हम फिर से विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा था वह गलत था। स्पष्ट रूप से लिखा है, घुमा फिरा कर नहीं लिखा। यहाँ के राष्ट्रीयत्व के बारे में हमने जो सोचा था कि यह बहुराष्ट्रीय राज्य है हिंदुस्तान, हमारी गलती थी। यह एक राष्ट्रीयत्व यहाँ है, इस निष्कर्ष पर हम आए हैं। और यह एक राष्ट्रीयत्व कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ शासकीय एकता नहीं थी, अलग अलग राज्य थे, इसके कारण हमने सोचा कि राष्ट्रीयत्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने शासकीय एकता को महत्व नहीं दिया, सांस्कृतिक एकता को महत्व दिया। और अलग अलग भाषाएं होते हुए भी हिंदुस्तान में सांस्कृतिक एकता थी। इस सांस्कृतिक एकता के आधार पर यहाँ का राष्ट्रीयत्व खड़ा हुआ, ऐसा हम इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। और यह सांस्कृतिक एकता आदि शंकराचार्य, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर तक सारा प्रवास किया, इतने मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, यदि यहाँ एक राष्ट्रीयत्व न होता, सांस्कृतिक एकता निर्माण न होती, तो आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कैसे की होती। और फिर उन्होंने हम लोगों को ही प्रश्न पूछा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने हमको ही प्रश्न पूछा है कि क्या आप लोग जानते नहीं कि जिनको धार्मिक तीर्थ क्षेत्र माना गया है, वास्तव में वो हमारे प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन थे। दक्षिण का आदमी उत्तर में तीर्थ यात्रा के लिए आता है, पूर्व का आदमी पश्चिम में तीर्थ यात्रा के लिए आता है। यह एक ऐसी योजना थी जिसके कारण राष्ट्रीय एकात्मता के केंद्र यानी हमारे तीर्थ क्षेत्र थे। तो तीर्थ क्षेत्रों के कारण ये जो 4 मठों की स्थापना की, इसके कारण अब हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यहाँ एक राष्ट्र था, एक राष्ट्र है, उसका आधार सांस्कृतिक एकता था। और इस सांस्कृतिक एकता का आधार क्या है? तो
तो उन्होंने कहा हिंदू फेथ, हिंदू फेथ। कहां से गाड़ी कहां तक पहुंच गई आप देखिए। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने जब कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, लोग कहने लगे हमें गधा कहिए लेकिन हिंदू मत कहिए। आज सी अच्युत मेनन, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर केरला के, वो कहते हैं कि हिंदू फेथ, इसके आधार पर सांस्कृतिक एकता, उसके आधार पर एक राष्ट्रीयत्व हिंदुस्तान में था और है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर उनको लगा होगा कि भाई हमने सीधी बात कही, इतना अच्छा नहीं, तो उन्होंने कहा भाइयों मैं हिंदू फेथ की बात कहता हूं, हिंदू रिलीजन की बात नहीं कहता। और दोनों ने, उन्होंने फर्क क्या बताया दोनों में? बोले मेरे हिंदू फेथ में वैदिक भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं। हिंदू रिलीजन में बौद्ध और जैन नहीं आते। वास्तव में आप और हम सब जानते हैं कि हम जब हिंदू कहते हैं उसमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, लेकिन उन्होंने मुंह बचाने के लिए, अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेविंग डिवाइस, मुंह बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू फेथ की बात कर रहा हूं, हिंदू रिलीजन की नहीं, क्योंकि हिंदू रिलीजन में बौद्ध जैन नहीं आते, मेरे हिंदू फेथ में बौद्ध जैन आते। हम जानते हैं कि वही हमारा फेथ है। इस हिंदू फेथ के आधार पर यहां सांस्कृतिक एकता रही, सांस्कृतिक एकता के आधार पर एक राष्ट्रीयत्व रहा। और हमने जो यहाँ 16-17 विभिन्न राष्ट्र है ऐसी कल्पना की थी, हमारी कल्पना गलत थी, या स्पष्ट स्वीकृति केरल के भूतपूर्व सीपीआई के चीफ मिनिस्टर देते हैं। यह जो विचारों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यह केवल इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के कारण है, ऐसा मत समझिए। तो संघ ने जो वायुमंडल निर्माण किया, शक्ति निर्माण की, इसके कारण वायुमंडल निर्माण हुआ, हिंदू एक वेव निर्माण हुई, उसके कारण इन अहिंदू और हिंदू विरोधी लोगों को भी पुनर्विचार करना बाध्य हो गया। इस तरह की परिस्थिति आज है। वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो इधर आ रहे, और संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे मैंने कहा हमारी मास ऑर्गेनाइजेशन उनकी मास ऑर्गेनाइजेशन से अधिक बलवान है, इतनी बात नहीं। हमारा काम जब नागपुर के गलियों के बाहर नहीं था, कम्युनिज्म का नाम और ढिंडोरा, उनका डंका सारे दुनिया में बज रहा था, वो विश्व के स्तर पर थे, हम गलियों के स्तर पर थे। आज परिस्थिति ऐसी है कि नागपुर के गली में से निकला हुआ यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके निर्माता का नाम कोई जानता भी नहीं था, और इसका कम्युनिस्टों को बड़ा दुख है। हमारे कम्युनिस्ट मित्र जो मेरे साथ एमपी थे राज्यसभा में, हम सेंट्रल हॉल में बात कर रहे थे, उन्होंने कम्युनिस्टों को कहा कि आपको पता नहीं है इन लोगों की क्या ताकत है। बोले क्या है? बोले आप जानते हैं इनके संस्थापक का नाम क्या था? बोले नहीं। बोले आप उनका नाम भी नहीं जानते, उनका नाम डॉक्टर के.वी. हेडगेवार था। और बोले आप जवाहरलाल जी का नाम जानते हैं? हाँ साहब, वो विश्व के नेता थे। बोले बात ठीक है। बोले हेडगेवार कब उनकी मृत्यु हुई? जानते नहीं, 1940 में हुई, और जवाहरलाल जी की 1964 में हुई। बोले जवाहरलाल जी जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उनकी प्रतिष्ठा क्या थी? वो विश्व के नेता थे, जिसको तृतीय जगत कहा जाता है, आजकल एनएएम कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। उसके 3 नेता माने गए थे, टिटो, नासिर और नेहरू। तो वो हिंदुस्तान के तो नेता माने ही गए थे, तृतीय विश्व के नेता भी माने गए थे। और डॉक्टर जी की मृत्यु हुई उस समय, उनका नाम कितने लोग जानते थे? हालांकि जवाहरलाल जी के 24 साल पहले डॉक्टर जी की मृत्यु हुई, लेकिन उस समय उनका नाम क्या विश्व के लोग जानते थे? विश्व के लोग नहीं जानते थे, हिंदुस्तान के लोग भी नहीं जानते थे। बड़े मुश्किल से विदर्भ के लोग जानते थे, और जहां जहां शाखाएं हो गई, ऐसे थोड़े स्थान पर स्वयंसेवक उनका नाम जानते थे। हिंदुस्तान के लोग भी डॉक्टर जी का नाम 1940 में नहीं जानते थे, जब डॉक्टर जी की मृत्यु हुई। इतना अप्रसिद्ध, अप्रकाशित व्यक्ति, जवाहरलाल जी के 24 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। जवाहरलाल जी को बोले अभी अभी मृत्यु हुई, जो तृतीय जगत के नेता हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने सेंट्रल हॉल में अपने कम्युनिस्ट मित्रों को हमारे सामने पूछा, बोले ईमानदारी से बताइए, आज यदि हम आह्वान करते हैं देश में कि जवाहरलाल जी के सिद्धांतों के लिए मर मिटने की आवश्यकता है, मरने के लिए कितने लोग तैयार हो गए? 5 लोग भी सामने नहीं आएंगे। और यह जो अप्रसिद्ध अप्रकाशित डॉक्टर हेडगेवार नाम के कोई हो गए, उन्होंने आह्वान किया तो मरने के लिए कितने लोग तैयार हो गए? तो लाखों लोग तैयार हो गए। यह बोले आज वस्तु स्थिति है। तो हमने सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने कम्युनिस्ट भाइयों को कहा कि इनके शक्ति का रहस्य और कुछ है। हम जो समझते हैं अखबार के कॉलम्स, इसमें इनकी शक्ति नहीं है, और कुछ उनके शक्ति का रहस्य, ऐसा उन्होंने कहा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम 1925 में नागपुर के गलियों में से निकला, नागपुर वाले नहीं जानते थे।
4 साल 11 महीने 10 दिन पहले हमारे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई हिंदुस्तान के, जब विश्वव्यापी स्तर पर उनके नाम का डंका बज रहा था। आज विश्वव्यापी स्तर पर उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए। और इतना ही नहीं, तो हिंदुस्तान के गली में भी जो अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी ग्रुप के लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, भिड़ रहे, गाली गलौज कर रहे, टांगे खींच रहे। तो वो विश्वव्यापी स्तर से निकले और गलियों में एक दूसरे की टांग खींच रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गली में से निकला और आज न केवल हिंदुस्तान को व्याप्त किया हुआ है, हिंदुस्तान के बाहर अलग अलग रूप में हमारा काम चल रहा है। क्या इंग्लैंड है, क्या अमेरिका है, क्या सिंगापुर है, क्या मलेशिया है, अलग अलग देशों में, जापान में, कुल मिलाकर 82 कंट्रीज, आप ख्याल में रखिए, 82 देशों में हमारे स्वयंसेवक छाए हुए हैं। 82 देशों में किसी न किसी रूप से हमारा काम चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में गलियों से निकला, आज विश्वव्यापी बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी विश्वव्यापी स्तर से निकली, आज गलियों में एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। इस तरह का संगठनात्मक प्रवास दो अलग अलग विचारधाराओं का है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी ऑफ कॉन्टेम्पोररी आइडियोलॉजीज, संघ समकालीन विचारधाराओं का संगठनात्मक प्रवास कैसा रहा, इसका यदि हम विचार करते हैं तो 4 समकालीन विचारधाराएं, एक के प्रणेता परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, एक के पूज्य महात्मा जी, एक का सोशलिज्म, एक का कम्युनिज्म। आज चारों की संगठनात्मक स्थिति क्या है, इतना यदि हम विचार रखते हैं तो संगठन के शास्त्र के दृष्टि से परम पूज्य डॉक्टर जी का तंत्र कितना प्रभावी परिणामकारक रहा। हालांकि डॉक्टर जी का नाम कोई नहीं जानता था और कम्युनिस्टों ने संगठन शास्त्र किससे सीखा था? संपूर्ण पश्चिम में संगठन शास्त्र के विशेषज्ञ नाते जिनका नाम था लेनिन, इस लेनिन ने कम्युनिस्टों को संगठन शास्त्र दिया था। पश्चिम के लोग उसको सबसे अच्छा संगठन शास्त्रज्ञ, सर्वश्रेष्ठ संगठन शास्त्रज्ञ मानते हैं। माने पश्चिम का सर्वश्रेष्ठ संगठन शास्त्रज्ञ लेनिन, उसके शास्त्र के मुताबिक चलने वाले कम्युनिस्टों की आज यह हालत है। और जिनका नाम कोई नहीं जानता था, इस तरह के हमारे परम पूज्य डॉक्टर जी, उनका संगठन शास्त्र, उसको लेकर चलने वाला संघ आज गलियों में से विश्व स्तर पर चला गया है। यह जो संगठनात्मक प्रवास है विभिन्न विचारधाराओं का, यह तुलना हम ध्यान में रखें तो कल जो हमने कहा था कि संगठन शास्त्र के दृष्टि से, कार्य पद्धति के दृष्टि से एकमेव एषः पंथः नान्यत् विद्यते, प्रभावी परिणाम कारक यह एकमात्र कार्य पद्धति दुनिया में है। यह बात सही है या गलत है, इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं।